ऑल राइट, एक ग्रुप पे डाल दिया, ज्वाइन फॉर लो, फटाफट 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 डालो, चलो 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 चलो, पीछे बैठ, उधर बैठ, वो लोग चले गए, फर्स्ट बेंच वाला पीछे भी चलेगा, आगे बढ़े, यस, ओ नलायक हो सब लोग, बात कर रहा हूं मैं, क्या करूं? तो तुम लोग बातें बंद करो ना, फिर लेता हूं ना नीचे, वो रतन को बुला के लेकर, साइलेंस, देखा क्या साइलेंस हो गया ना, साइलेंस, हमने शुरू नहीं किया, कल क्या किया, व्हाट वाज आवर लास्ट डिस्कशन? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया अपन ने, व्हाट वाज द लास्ट डिस्कशन? साइटेशन, ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट, ध्यान दो, बंद कर दो उसको, आवाज आ रही है उसकी, आ रही है, अभी आ रही है, अभी भी गिर रहा है पानी, अभी नहीं गिरा, उसको चालू किया तो बंद किया, गिरा तो आई स्टॉप इट, तो आने देना, नीचे रुकना जरा, तभी बहुत गिर रहा था, अभी चालू किया उसको, नो को, तो क्या वो क्या आग बबूल है नहीं, कैसे आग गिर रहे हैं ऊपर से, चिल, पानी चाहिए, किस से वो बंद कर देंगे, तू तेरा देख, मैं करता हूँ उससे बात, रेडी, यस एवरीबॉडी, सो वी डिस्कस साइटेशन, साइटेशन क्या था, फटाफट बताओ, साइटेशन क्या था? सोर्स जहां पे केस लॉ या फिर केस स्टडी लिखा गया है, साइटेड है, यस टेल ऑल ऑफ यू, अपन ने अपने पांचों एक्ट्स का सिलेबस ये लिख दिया, वेटेज लिख दिया है, ध्यान दो, अभी वी आर गोइंग टू यूज 3 एज सच 2-3 सोर्सेस, एक तुम्हारा बेयर एक्ट, एक तुम्हारा स्टडी मटेरियल बच्चों, दूसरा क्लास नोट्स, एंड तीसरा क्या, नहीं, क्लासेस में हम लोग जनरली ये करेंगे, मतलब टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर कांसेप्ट वी आर गोइंग टू फॉलो दीज 3 मेथड्स, ओके, आईसीआई स्टडी मटेरियल, क्लास का स्टडी मटेरियल एंड बेयर एक्ट, यस चलिए, अब जिनके पास जो है मेनली प्लीज पे अटेंशन, हम इसको ज्यादा फोकस इसको यूज करेंगे ज्यादातर, ठीक है, एंड देन अगर इसमें से कुछ अपने को इश्यूज वगैरह रहे, कुछ एग्जांपल्स रहे, चतुर्वेदी शांति, देन वी विल यूज व्हाट, क्लास नोट्स आल्सो, एंड ऑब्वियसली विल आल्सो हैव रेफरेंस ऑफ द बेयर एक्ट, ये तो बस कंसेप्ट समझने के लिए, ये तो क्या बच्चों, कंसेप्ट बस समझने के लिए, समझ रहे हो, जो क्वेश्चन और आंसर्स का प्रैक्टिस करना है, ये तुम्हारा स्टडी मटेरियल में भी है, पीछे पीछे, ओके, एंड में आएगा, प्लस एमटीपी, आरटीपी, रिसोर्स बुक, ये सब तुमको करना ही है एक्स्ट्रा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर आर 2 थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, वो तो तुमको समझ जाएगा, उसका बड़ी बात नहीं है, बट अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग केसेस तुमको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन और आंसर्स, केस स्टडीज, क्लियर टू लियो, यस, कल ही मतलब ये तुम्हारी जो पिछली बाजू की बात चल रही है, उनका टेस्ट सीरीज चल रहा था, और देन कुछ कुछ पेपर्स मैंने चेक किया, हार्डली 5 और 8 पेपर्स आई चेक, ओके, किसी को 1 मार्क भी है आउट ऑफ 60, जो बंदे ने मान लो साल भर पढ़ाई नहीं किया, तो वो ठीक है, दैट वाज एक्सपेक्टेड, कि कुछ लोग कर ही नहीं रहे, 1 मार्क आउट ऑफ 60, वो भी 1 मार्क मैंने दिया क्योंकि 3-4 पेजेस कुछ तो लिख के आया, इसलिए इंक यूज किया ना, इसलिए 1 मार्क दिया, देन जो थे एनुअल बैच में किसी को 9 भी है, सॉरी 90 नहीं, 9 आउट ऑफ 60, 9 आउट ऑफ 60 है, then there are other people who got around 21 out of 60, then 33 out of 60, 35 out of 60, and there are 2 persons जिनके पेपर मैंने चेक किए, they got 44 out of 60, which is a quite good marks, okay, 44 out of 60 is one of the amazing marks, मतलब अच्छा marks है, plus उनको BCR का 40 है ना, तो BCR में से मे बी 20 or 30 they might get, right, so 44 and जो भी है 70 तो वो आराम से पहुंच रहे हैं, ओके, 70 तो आराम से वो लोग पहुंच रहे हैं, 60 में कोई ऐसा पासिंग नहीं है, 40 में ऐसा कोई पासिंग नहीं है, मैथ्स में पासिंग है क्या वैसा,
मैथ्स में पासिंग, स्टैट्स में पासिंग, एलआर में पासिंग, इको में पासिंग, बीसी में पासिंग, वो सब इंडिविजुअली कोई पासिंग नहीं है. इट इज नाउ आउट, ऑब्वियसली आउट ऑफ, एंटायरली आउट ऑफ 100 मार्क्स. बट सेक्शंस अलग है ना पेपर का. जो बंदा लॉ चेक कर रहा है शायद वो बीसीआर ना चेक करे, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. वॉट एवर इट कैन बी द केस, बट वो 60-40, आई जस्ट चेक द 60 वाला पार्ट, आई डिड नॉट चेक द 40 वाला पार्ट. बट टोटल मार्क्स विल बी 60 प्लस 40 वाले में से. ओके, लॉ प्लस बीसीआर. आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया. तुमको अगर लॉ में कम पड़ा या फिर लॉ में इश्यूज हो रहे तो बीसीआर भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. बट C2 की लॉ क्यों टेंशन लेने का ना उसका, क्योंकि अगले साल तुमको फाइनल तक लॉ है. तो यू हैव टू विल हैव टू मेक लॉ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, तो ये मैं उनको मैंने बोला पिछले बैच को कि इफ एट ऑल यू वांट टू डिस्कस अगेन विद मी यू कैन कम एंड डिस्कस. तो एक आध दो स्टूडेंट्स आए, उनके मैंने पेपर चेक करे. एक जन को 10 आउट ऑफ 60 मिला था, 10 आउट ऑफ 60. और प्रीवियस टेस्ट में उसको वही लड़की को मिला था आई थिंक 20 या 22 कुछ तो था. और लास्ट वाला टेस्ट सीरीज में कम मिल गया. आई एम लाइक व्हाट हैपेंड? रिविजन नहीं किया सर, पढ़ाई किया, समझता सब कुछ है, बट जब क्वेश्चन आता तब रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा कि कौन सा केस, कौन सा सिनेरियो है या फिर कौन सा कंसेप्ट यूज करना, ये याद नहीं आ रहा है. तो आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कोई एक ही क्लास में अगर किसी को 1 मार्क मिलता है, किसी को 10 मार्क मिलते हैं, और वही क्लास में किसी को 44 भी मिलते हैं, तो इट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स ऑल्सो. क्योंकि मेरे हिसाब से मैं तो सबको सेम ही पढ़ा रहा हूँ. जिसको जितना लेना है, जिसको जितना समझना है, जिसका जितना ज्यादा मेहनत करना है, दैट विल डायरेक्टली हैज अ कोरिलेशन विद योर मार्क्स, इजंट इट? तो तुम जितना एफर्ट्स लोगे समझने में या फिर एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ने में, राइटिंग प्रैक्टिस में, दैट विल डायरेक्टली रिजल्ट इन योर, दैट विल डायरेक्टली बी रिफ्लेक्टेड ऑन योर रिजल्ट्स. तो रेंज सब कुछ होता है अपने पास. 1 मार्क भी है, 44 मार्क्स भी है. 44 से शायद किसी और को बाकी के पेपर्स में किसी को और को एक्स्ट्रा मिला, ज्यादा मिला, वो भी हो सकता है. यस चलिए. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो कि तुम लोग कितना एक्स्ट्रा अलग से पढ़ रहे हो. ओके, तो अगर लॉ के लिए अब तक अभी शुरू नहीं किया अपन ने, ओके, तो लीगल लैंग्वेज हमको समझना पड़ेगा. बट इट इज नॉट ओनली अबाउट प्रेजेंटेशन. इट इज नॉट ओनली अबाउट प्रेजेंटेशन. मेन फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों अपना कंटेंट एंड देन प्रेजेंटेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है. बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या? कंटेंट. हैंडराइटिंग 19-20 भी हो गया तो भी चलेगा. हैंडराइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, कंटेंट नहीं है. उसको 10 मार्क मिले थे कल जो मैंने पेपर चेक किया. तो बस प्रेजेंटेशन से तो बच्चों को इंप्रेस नहीं होने वाला है. आई गेटिंग माय पॉइंट? तो योर कंटेंट हैज टू बी फर्स्ट इन प्लेस, एंड देन अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है तो शायद 1-2 मार्क्स तुमको यहाँ वहां एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. दैट इज एन एडेड एडवांटेज, बोनस है वो. क्लियर लिया? वो जो एक्सपेक्टेड तुम वही लिखोगे ना. अगर मान लो अपना मैथ्स का पेपर रहता था डिस्क्रिप्टिव अभी है नहीं, पर रहता था तो व्हाट doesn't this beautiful equation, beautiful handwriting is not going to give you marks. Correct answer is going to give you marks ना. The same logic in law also. तो correct content, correct law लिखना, correct चीज लिखना, उसके लिए मार्क्स मिलता है ना. प्रेजेंटेशन तो एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज है वो. समझे यहाँ तक? सो फर्स्ट विल फोकस वेयर वी शुड फोकस ऑन कंटेंट, कि मुझको समझा है. दूसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिटेंशन एंड रिकॉल कैपेसिटी. क्या बोला मैंने? रिटेंशन. रिटेंशन मतलब क्या? रखना. रिटेन मीन्स रखना दिमाग में, एंड रिकॉल याद आना. कुछ दिमाग में रहेगा तो ही याद आएगा, कुछ है ही नहीं तो कहां से रिकॉल कराओगे तुम. समझ रहे हो? तो थ्योरी के लिए बच्चों, स्पेशली फॉर लॉ, तुमको ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. स्टैट्स में कैसा है, मैथ्स में कैसा, थोड़ा सा तुमने प्रैक्टिस करवा लिया, फॉर्मूला करवा लिया, फॉर्मूला याद रखे हो जाएगा. यहाँ पे तुमको बच्चों वर्डिंग, थ्योरी जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारा लैंग्वेज सुधरेगा. बच्चे मुझको ये क्वेश्चन एंड तक पूछते, सर आपने थोड़ा सा खुद के लैंग्वेज में लिखा तो चलता है क्या? चलता है, बट तुम पेपर चेकर के एंगल से चेक करो या फिर देखो उसको. अगर उसका जो सजेस्टेड आंसर में आंसर है और स्टूडेंट का आंसर है, अगर सेम टू सेम मैच हो रहा है तो क्यों नहीं मार्क्स देगा? मैंने दिए कल मार्क्स, 3 आउट ऑफ 3 भी दिए, 5 आउट ऑफ 5 भी दिए, कुछ क्वेश्चन में इतने परफेक्ट, इतने मस्त आंसर है. बाकी के स्टूडेंट भी अपने मीनिंग सेम लिख रहा है, दोनों को कंटेंट सेम लिखना है, इंटेंशन सेम लिखना है, बट किसी का वर्डिंग थोड़ा कम है, किसी का लीगल लैंग्वेज का ज्यादा है. तो यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट from normal casual language to legal language. कैसे? if you read the content again and again. are you getting my point? तुम्हारा लैंग्वेज तभी सुधरेगा, मैं लीगल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तभी सुधरेगा अगर तुम वही चीज फ्रॉम द कोर बार बार पढ़ोगे. दैट इज द रीजन मैं क्लास के नोट्स नहीं यूज कर रहा हूँ ज्यादा. यस, वी विल मेनली फोकस ऑन बेयर एक्ट एंड डायरेक्टली आईसीएस स्टडी मटेरियल. वहां पे लैंग्वेज टफ है. पर तुम ही सोचो, अगर तुमने बस क्लास नोट्स किया, अगर हम जस्ट सेइंग तुमने सिंपल किया और देन यू विल गो टू द स्टडी मटेरियल, तुमको लगा ये टफ है, तुम उसको छोड़ दोगे, तो तुम्हारा लैंग्वेज बच्चों कभी तुम्हारा डेवलप नहीं होने वाला है. तो विल कम फ्रॉम टफ टू इजी, दैट इज इजियर फॉर अस. क्योंकि अगर पहली बार पढ़ रहे हो और टफ से ही पढ़ लिया, अच्छे से समझा भी, देन इट इज इजी फॉर यू टू अगेन राइट इन योर लैंग्वेज ऑल्सो, या फिर मे बी राइट इन दैट सेम लीगल लैंग्वेज. समझ रहे हो?
सो डोंट गो फ्रॉम इजी टू टफ, विल गो फ्रॉम टफ टू इजी, समझे? इसलिए मैंने बैराट भी लिखा है वहां पे, बैराट भी अपन देखेंगे कि लैंग्वेज कैसे होता है, हाउ इट इज रिटन एंड हाउ टू अंडरस्टैंड। क्लियर टिल हियर? थ्योरी में आई एम अगेन रिपीटिंग, जितना पढ़ोगे उतना बेटर है। तो थियोरी का कैसे रहता है, अगर कल नहीं पढ़ा हाफ 50% गॉन, थर्ड डे पे नहीं पढ़ा उसके फर्दर 50% गॉन, ये प्रॉब्लम है अपना, ओके नहीं है कि नहीं? तो मेमोरी इज ओनली वर्क्स इफ यू आर डूइंग इट रेगुलरली, डे टू डे बेसिस पे, समझे? तो एक बार अपना कुछ चैप्टर वगैरह चालू हो जाएगा, कुछ कंसेप्ट चालू हो जाएंगे, रीड इट ऑन रेगुलर बेसिस। क्लियर? यस? अरे हाँ, तो मैंने बोला 4 पेपर में से 2 पेपर के प्रॉब्लम होता है, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर एंड लॉ, ठीक है? स्ट्रांगली करो उसको, अच्छे से करो, चलेगा? सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू एंड आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, व्हाट आई एक्सपेक्टिंग, रीड ऑन डेली बेसिस, तो ही तुम्हारा लैंग्वेज सुधरेगा, चलेगा? मैं क्या 100 टेस्ट ले लूंगा, तुम्हारे 100 टेस्ट के रिजल्ट तुम्हारे ऊपर है, अच्छा है बुरा है, वो सुधरेगा कब? ओनली इफ यू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस, चलेगा? अपन आगे बढ़ते बच्चों। सो स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर एज सच टुडे। हाँ क्या अपन लिखा ही नहीं ना कुछ एज सच, जिनको स्टडी मटेरियल नहीं पता है या फिर जिनका स्टडी मटेरियल है गुड नहीं है, यू कैन ऑल्सो यूज द पीडीएफ फ्रॉम दिस सोर्स, बराबर है? दिख रहा है क्या सभी को? अरे भाई कितना आया क्या? ओके, तो एंटायर जो एक्ट बच्चों इज डिवाइडेड इनटू सम कंसेप्ट्स और यूनिट्स, वेयर एक्ट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स प्रॉपरली, समझ रहे हो? ये जो नोट्स है इट इज लाइक एन ऑथर के नोट्स है, वो वही बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली ऑफ द सेम थिंग बट इज गिवन बाय आईसीएआई इन देयर ओन लैंग्वेज वगैरह, तुमको समझाने के लिए। सो नाउ दे हैव ब्रोकन द बच्चों चैप्टर इनटू सम कांसेप्ट्स टुगेदर व्हिच दे आर कॉलिंग इट एज यूनिट्स, और कुछ नहीं, समझ रहे हो एवरीबॉडी? यस? तो फर्स्ट बच्चों यूनिट वी विल स्टार्ट, यू कैन कीप योर स्टडी मटेरियल आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू, अगर है तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट लुक एट द स्क्रीन ओवर हियर, और तुम्हारे पास खुद के नोटबुक है, तुमको कुछ भी लिखना है तो वहां पे लिख सकते हो। अगर स्टडी मटेरियल मैंने तुमको बोला है तो तुम्हारे नेटिव लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में लिखना तो भी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको पहली बात समझने से मतलब है कि नहीं? ऑनलाइन वाले आ गए, आवाज आ रही है ना? अलीशा, अनुराग, बॉबी, दिशा, रौनक, वैदेही, यश, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, 1872 है ना ये? लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जो भी लॉज हम लोग करने वाले, एक्ट्स करने वाले हैं, सबका ओरिजिन बच्चों अपने के लिए, अपने लिए इंग्लिश लॉज है, राइट? इंडिया के लिए जो भी तुम्हारे लॉज हम लोग एक्ट्स कर रहे हैं उसका ओरिजिन कहां से है? इंग्लिश लॉज। लॉज की बात करूं मैं, इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट प्री कॉन्स्टिट्यूशन भी लॉज है ना अपने, प्री कॉन्स्टिट्यूशन। और इनफैक्ट जो तुम्हारे 5 में से 3 एक्ट्स है वो सब प्री कॉन्स्टिट्यूशन है, 1949 के पहले के, एज सच। करेक्ट एवरीबॉडी? यस? तो इंग्लिश लॉज का मतलब है कि उन्होंने, इंग्लिश यूके ने बच्चों कुछ लॉज बनाए थे जो वहां पे यूज कर रहे थे, सिमिलरली सेम कंसेप्ट्स दे वर आल्सो यूजिंग ऑन ऑल देयर कॉलोनीज। को समझ रहे कि नहीं, है ना?
उनका जो कंसेप्ट था लॉ का, वो खुद को बहुत होशियार समझते थे, तो उन्होंने उनका लॉ तो बनाया एंड दे सेड अच्छा यूके में ऐसा लॉ है, सिमिलरली देन दे यूज द सेम कंसेप्ट टू यूज इट ऑन देयर कॉलोनीज। तो अगर मान लो इंडिया में थे तब अपने पास खुद का सिस्टम नहीं था, या फिर जो भी सिस्टम था दे वर कंट्रोलिंग इट, तो उन्होंने सब सिस्टम्स यहाँ पे अप्लाई किए कि हम अगर यूके में ऐसा कुछ कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो सिमिलर कंसेप्ट विल बी यूज्ड इन हियर आल्सो, अपने अपने कॉलोनी में। समझ रहे, कॉलोनी समझ रहे हैं ना, इंडिया पे, करेक्ट। तो उन्होंने इंडिया के लिए भी खुद का एक फिर से अलग लॉ बनाया which will be used over here itself. Yes, Celia? So the law is mainly for what? Contracts. Yes, everybody? On daily basis, अगर हम इसका सब्जेक्ट की बात करें, we talk about business laws, है ना, जो अपना सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का बच्चों, इट इज व्हाट? बिजनेस लॉस। सो लॉस कैन बी अ कपल ऑफ टाइप्स, तुम्हारा सिविल क्राइम हो गया, क्रिमिनल हो गया, कुछ भी हो चुका, सॉरी कॉर्पोरेट तो कंपनीज के लिए हो चुका, राइट। सो देयर आर सो मेनी मैटर्स, एनवायरमेंटल लॉस हो चुके हैं, है ना, लेबर लॉस हो चुके हैं। सो कैटेगरीज लॉस के बच्चों बहुत सारे है। यस चलिए, तो वो लॉस अपने सिलेबस में कौन सा जो अपने लिए रिलेवेंट है ना, अपने को डायरेक्टली फिलहाल अभी लेबर लॉ से कुछ या फिर एनवायरमेंट लॉ से कुछ लेना देना है नहीं। सो वी आर मेनली कंसर्न विद कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, कॉमर्स। तो बिजनेस लॉस अपने लिए जरूरी है। इंटरमीडिएट में आके जाके चेक कर दो, तुम्हारा कंपनी लॉ और डिटेल में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंटरप्रिटेशन है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, सेम थिंग फॉर फाइनल आल्सो। देयर इज इंसॉल्वेंसी इन बैंकिंग, बैंक्रप्सी कोड, बहुत फेमा है, एफईएम है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। तो दीज थिंग्स आर देयर टिल फाइनल लेवल, जो अपने लिए सिलेबस में रेलेवेंट या फिर काम के लिए रेलेवेंट है। तो दिस इसलिए फाउंडेशन के लेवल पे ऑल बेसिस, एकदम बेसिक्स वाले भी लॉ तुमको लेके आए हैं लोग, समझ रहे हो, बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन कॉमर्स एंड फाइनेंस। यस चलिए, दैट्स व्हाई दैट कैटेगरी इटसेल्फ इज कॉल्ड एज बिजनेस लॉस। यस चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट is also a very closely related to lots of businesses. On daily basis हम कोई ना कोई बच्चों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते रहते हैं। The moment you use a bus is also a contract. Okay, तुम बस या फिर तुम ट्रेन से आते हो, अगर जर्नी करते हो, even that is a contract. Okay, but did you enter into a proper contract with the bus driver or conductor? नहीं, डायरेक्टली अपन ने को राइटिंग में लिखा कि प्लीज मुझको चढ़ने दो बस पे, प्लीज मुझको यहाँ पे छोड़ दो, और उसने प्लीज मुझको इतना पैसा दो, राइट। ऐसा कुछ वैसे वाला कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द सिनेरियोस। तुम रेस्टोरेंट में जाते हो, कुछ ऑर्डर करते हो, सामान आया नहीं आया, टाइम पे आया, खाया पिया कुछ भी व्हाटएवर, अगर तूने पैसा नहीं पे किया तो क्या करेगा वो, है ना, बर्तन बर्तन मांजने के वहां पे बैठे बैठे। यस टेलियो, पर तुम अगर डिड यू अगेन एंटर इनटू प्रॉपर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट विद द रेस्टोरेंट पर्सन, रेस्टोरेंट ओनर, डिड यू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एज सच? नहीं, हमने से कुछ उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं किया, बट हम गए, ऑर्डर दिया, खाया पिया, और अपना लायबिलिटी बनता है कि नहीं बनता, लायबिलिटी टू पे, देयर विल बी ऑब्वियसली लायबिलिटी टू पे। लेट अस से इफ यू आर पेइंग और अच्छे से क्वालिटी से नहीं आया, अच्छा माल नहीं आया, अगेन यू हैव मतलब राइट टू आस्क हिम टू रिफंड योर मनी और मे बी रिप्लेस द आइटम, हाँ या ना। Right now you are sitting in the classroom, even that is a contract, because you enter into contract by paying fees, और हम लोगों ने अग्री किया कि हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, है कि नहीं, करेक्ट। सो इवन दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑन डेली बेसिस वी आर एंटरिंग इनटू न्यूमरस ट्रांजैक्शंस और कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड एवरी कमर्शियल ट्रांजैक्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। तुम अकाउंट्स में पढ़ते हो XYZ ABC, बहुत सारे वेंडर्स है, वेंडर समझता है, वेंडर्स, सेलर्स, बायर्स, कुछ भी, सेलर्स मान लो तुमने कहीं से माल उठाया, अब एक कंपनी के बारे में सोचो या फिर एक बिजनेस के बारे में सोचो, वो कितने कितने लोगों के साथ डील करता रहेगा, इनकम के साइड से भी और एक्सपेंडिचर के साइड से भी। सेल्स कर रहा है वो, तो जो उसके भी कस्टमर्स है उनके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, हाँ या ना। सेल्स साइड के सोच के एंगल से सोचो, सेल्स, ही इज डीलिंग विद समबडी, ही इज सेलिंग समबडी, इवन दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस एवरीबॉडी, ही इज बाइंग रॉ मटेरियल, he is buying whatever material he requires for his business, even that is a contract. उसका every खर्चा पानी, सैलरी पे किया एम्प्लॉइज को, इवन दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अलग अलग लोगों से जब तुम डील करते हो एंड देयर इज सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज, कुछ समझ रहे हैं कि नहीं, अलग अलग लोगों के साथ डील कर रहे हो एंड इट इज अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली, बट देयर इज सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मैं ये करूंगा और तुम ये करोगे, इट इज एक्सपेक्टेड और नॉट। तुमने बच्चों रॉ मटेरियल खरीदा, तुमने पैसे दे दिए, रॉ मटेरियल नहीं आया, इज इट अ प्रॉब्लम और नॉट? इट इज अ प्रॉब्लम। आया ना, तुमने पेमेंट कर दिया, रॉ मटेरियल नहीं आया, दैट इज अ प्रॉब्लम, नो, एब्सोल्युटली करेक्ट। देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग और एन अग्रीमेंट कि हाँ भाई तुमने मटेरियल देना चाहिए मुझको दिस डेट तक, है कि नहीं। जब उसने मटेरियल दिया, लेट अस से इट वाज अ क्रेडिट सेल्स, तुम मटेरियल खरीद रहे हो एंड इट वाज अ क्रेडिट सेल, तुम उसको पेमेंट बाद में करोगे,
कुछ झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है एवरीबॉडी? यस और नो? तुमने पेमेंट नहीं किया तो क्या करेगा? चिल्ला पुकार करेगा, घर पे आएगा, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, और क्या कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक? लेके जाएगा उठा के सामान। तुम सामान यूज कर चुके हैं, सामान बेच दिया आगे। यू आर अ ट्रेडर। ट्रेडर समझते हैं? व्हाट इज अ ट्रेडर बच्चों? Who buys and sells? Who is a manufacturer? Who buys and sells? No, who manufactures and then sells. Trader manufacturer में समझता ना फर्क? Trader means only buying and selling. Clear till here? तुमने मटेरियल खरीदा, पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा बच्चों? He can file obviously a case against you. है कि नहीं? He can file a case, proper legal case against you. समझा किसको उड़ने का है? ये उड़ जाएंगे ये लोग। तुम्हारा बढ़ाओ ना, तुमको बढ़ाना है ना, वहां का बढ़ाना है ना। हो गया? बड़ा है, बड़ा है, वो ही रूठ जाएगी वरना। ऑलरेडी स्वेटर पहन के आती है ना। ओके एवरीबॉडी, ध्यान दो। फिल्म स्टार्स, मूवी स्टार्स, they enter into an agreement or a contract with production house, with the producers. हाँ या ना? आजकल के जो सेलिब्रिटी, जो बड़े बड़े स्टार्स है, वो तो मस्त, उनका प्रॉफिट शेयरिंग चलता है। मूवी चली तो मुझको भी इसमें हिस्सा चाहिए। There are some again contracts of movie stars, like for example I think ऋतिक रोशन का है कि if I commit you 100 days, if I commit you 100 days और तुम्हारा मूवी 100 days के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ शूटिंग करके, मेरा पर डे का चार्ज चालू। वो क्या 10 लाख रुपए रहेगा, 1 लाख रुपए रहेगा, मुझको नहीं पता, पर डे का उसका चार्ज चालू है कि नहीं? कुछ लोग कैसे करते कॉन्ट्रैक्ट कि आई विल शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द मूवी। ब्लॉकबस्टर हुआ तो मैं भी प्रोड्यूस करूंगा, मैं भी रहूंगा। हाँ, गाना so any professional service given as a dancer also in the movie, let it be a item song देखो बोलने का था, even that is a service, that is a contract, agreement, even that is an agreement. हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, मूवी स्टार्स की बहुत सारी बातें करने के लिए। अक्षय कुमार वो बोलता है सुबह 4 बजे 5 बजे मैं आ जाऊंगा, रात को मत रुकाओ मुझको, शाम के 7-8 बजे का मैं नहीं काम करने वाला, सुबह 4 बजे बोला आ जाऊंगा, संडे को मैं नहीं आने वाला। वो एकदम स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट है, वो ऐसा काम करना तो बोलो वरना मैं नहीं आता। यस टिलिया? हाँ, और कुछ? इमरान हाशमी का कुछ भी है क्या? नहीं ना वैसा, राइट? और किसी को जैसे कुछ है अलग से कॉन्ट्रैक्ट? सलमान बोलता कि मैं ऐसे अलग अलग सीन नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल सीन करूंगा, है ना? जो इमरान हाशमी करता है वो मैं नहीं करूंगा, सलमान ने बोल दिया है। उसके कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों वैसा लिखा हुआ रहता है। हाँ या ना? वो करण जौहर के शो में बोला था ना उसने, राइट? यस स्टिल हियर ऑनलाइन? ओके, एनी कुछ खास ऐसा कुछ अग्रीमेंट अरेंजमेंट ऐसा कुछ? और कोई हीरोइन को कुछ नहीं सुना बोला अपन ने ना? कोई हीरोइन से ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं सुना अपन ने? अलग वाला खास वाला होता है, उनका भी हो सकता है कि इमरान हाशमी वाले सीन नहीं करेंगे। उसका क्या? अच्छा वो भी रहेगा, करेक्ट, वही बोल रहा हूँ, करेक्ट करेक्ट, ऐसा रहता है कुछ, डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ध्यान दो, डोंट लेट, लॉ में तुम्हारा से बहुत सारा होने वाला, तो डिस्कशन कैन गो इधर उधर बहुत सारा। ओके, सो कम बैक, ध्यान दो, बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग, लॉ इज नॉट लाइक साइंस, इट इज जस्ट तुम जितना डिस्कशन करो उसमें उतना कम है। ओके, सो what one thing we can understand from this right now कि जो भी contract फिर agreement की बात कर रहे हैं, there is no straightforward contract, there is no straightforward contract कि यहाँ से copy किया उधर paste कर दिया कि XYZ contract standard format रहने वाला है, नहीं, the contracts are never ever standard in nature। कुछ समझ रहा है everybody? standard मतलब समझता है? standard मतलब what do you mean by standard? same to same, uniformity हर एक contract में same नहीं होगा। इनफैक्ट यू कैन कस्टमाइज द कॉन्ट्रैक्ट लाइक यू लाइक, तुमको जैसे पसंद है वो हिसाब से करो। कुछ समझा कि नहीं समझा? जैसे तुमको मैंने बताया ना, अक्षय कुमार का उसका टाइमिंग अलग, सलमान खान के रूल्स अलग, किसी और का रहेगा कुछ रूल्स अलग। हाँ या ना? सो बेसिकली एवरी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कस्टमाइज्ड। समझा बच्चों यहां तक? देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड और यूनिफॉर्म
कॉन्ट्रैक्ट फॉर एवरी ट्रांजैक्शंस। तुम रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे मेन्यू कार्ड में नीचे कभी कभी लिखा रहता है वी चार्ज 7% सर्विस चार्ज। तुमने ऑर्डर किया, सर्विस टैक्स नहीं, सर्विस चार्ज, तुमने ऑर्डर किया, इसका मीनिंग क्या है? तुम रेस्टोरेंट में गए, तुम्हें मेन्यू कार्ड पढ़ा, मेन्यू कार्ड में नीचे लिखा था वी चार्ज 7% सर्विस चार्ज, और तुमने ऑर्डर किया कुछ खाना पीना वहां पे, तो उसका मीनिंग क्या? तो सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, है कि नहीं? नाउ योर इन दिस केस व्हाट हैपेंड, तुमने अग्री तो किया, बट डिड यू गिव इट इन राइटिंग उसको? डिड यू एंटर इनटू प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट? बट इवन दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इवन दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब तुमने ऑर्डर किया, वो सर्विस चार्ज लगाएगा मान लो, you may have to pay the same. Are you getting my point, everybody? Correct, Elio? So overall, what we can understand contract में, there is no straightforward contract. You can customize it. Yes, Elio? And बच्चों contract मतलब क्या? Generally speaking, agreement है वो. What is a contract? It is an agreement. What do you mean by agreement? Understanding. Agreement बच्चों मतलब both parties are understanding the same thing in the same sense. Mutually accepted terms. They are on same level, in same boat, on same page. झेप रहेगा कुछ? Vibes are matching, है क्या नहीं? एकदम बच्चों क्या? Mentally everything is matching. हाँ, तूने जो कहा ना कहा तो भी समझ गया. Agreed. हाँ या ना? Yes, Julio. So understand. वो बोलते वरना मत बैठो सर, निकल जाओ, इज्जत निकालते हैं, फिर झगड़ा होता है। ऐसा है, फिर जोमेटो पे जाके एक रिव्यू देने का उसको 1 स्टार, है ना? ऐसा ऑनलाइन पेमेंट ऑन स्क्रीन नहीं करता। हाँ रौनक, हाँ हाँ हाँ, रौनक कहता सलमान खान ऑन स्क्रीन नहीं करता। सही बात है, बहुत बहुत बड़ा पता है रौनक को ना। ओके, ध्यान दो, पे अटेंशन, साइलेंस, ऑर्डर ऑर्डर लेके आना पड़ेगा मुझको यहाँ पे। ध्यान दो एवरीबॉडी, तुम पहनना उधर, तुम पहन के आते, लगता है कभी कभी रोप पहन के आओ तुम। चलो आगे बढ़े, पे अटेंशन, पे अटेंशन, पे अटेंशन। मतलब एक बार अपने साथ क्लास में स्टडी मटेरियल हो जाएगा, एक बार तो एटलीस्ट अपने साथ क्लास मटेरियल, स्टडी मटेरियल तुम्हारा अपने साथ क्लास में हो जाएगा। जितनी बार बाद में रिपीट करना तुम्हारा हेडेक है, वो 10 बार पढ़ना, 100 बार पढ़ना तुम्हारा हेडेक है, एक बार तो एटलीस्ट अपने क्लास में हो जाएगा पूरा। यस, अरे हाँ, ध्यान दो, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट constitutes the most important branch of mercantile or commercial law. टाइम पास है ये, it affects everybody. yes, है ना? more so trade, commerce and industry. सी बच्चों, अगर पूरे जो भी बिजनेस कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अगर लोगों के बीच में अग्रीमेंट नहीं है या फिर क्लैरिटी नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, वैसा हुआ तो वैसा करेंगे, अगर ये क्लियर नहीं है, देन वी कैनॉट एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन एट ऑल। वरना कोई बंदे ने ठग लिया मतलब चूना लगाया, भाग गया, ही इज एस्केपिंग फ्रॉम लॉ, कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो अपन बच्चों कमर्शियली वी कैनॉट गो अहेड, देयर विल बी नो कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन एट ऑल, है ना? अगर देयर इज नो क्लैरिटी बिटवीन द पार्टीज और नो क्लैरिटी इन द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इटसेल्फ, है ना? तो कब अगर अगर मान लो किसी का राइट है, ध्यान देना बच्चों, विल जस्ट राइट वन थिंग ओवर हियर, किसी बंदे का कुछ ना कुछ बच्चों राइट है, ओके? सो लेट अस से, डोंट राइट डाउन, A buys from B. Is it okay, everybody? ध्यान देना, A buys from B. तो बच्चों A का राइट क्या है? What do you think? To get the goods. अरे हाँ, करेक्ट लियो। और बच्चों A की लायबिलिटी क्या है? वेरी गुड, ऑब्लिगेशन टू पे प्राइस, टू बी ऑब्वियसली। हाँ या ना? सिंपल है ना यहां तक?
पक्का ना? आप ध्यान देना। सिमिलरली बी का बच्चों राइट क्या है? मैं इधर उड़ गया क्या वो? टू गेट पेड। हाँ, A buys from B, so B's right is what? To get or receive payment. Very good. यहां तक ओके बच्चों? तो जो B का ड्यूटी क्या है? To send the goods. Send. सेल तो हो ही रहा है ना, A buys मतलब B is selling ना, तो क्या गुड्स सेल कर दे खुद के पास रखेगा क्या? वो देगा ना, मतलब भेजेगा ना। टू सेंड द गुड्स। याद है? ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रसाद सर बोलते ना सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रहने दो उसको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुनो सुनो सुनो, पेंसिल इधर है, इसका कुछ नहीं, वो केस है वो। किसी का राइट, किसी का ड्यूटी है। somebody's right is somebody's duty. हाँ या ना? somebody's duty is somebody's right. Okay डलिया? therefore is right is what बच्चों? very good, is B's duty and is duty is B's right. समझा? write down this फटाफट। So somebody's right is somebody else's duty and vice versa. ऑनलाइन वाला समझ रहे? ऑनलाइन यश, वैदेही, रौनक, दिशा, बॉबी, अलीशा, फटाफट रिप्लाई करो वरना अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा तुम्हारा। वैदेही, यश, रौनक, दिशा, बॉबी, अलीशा। He's a player. What a player. ठीक है। बिल नहीं समझा, क्वेश्चन क्या है? हाँ, बिल अच्छा, उसके पीछे का कमिटी रहता है ना, कमिटी रहते हैं बहुत सारे, लेजिस्लेचर में नहीं रहते, उनको थोड़ी अक्कल रहता है इतना है। वो सब ऑफिसर, तुम्हारे सब ऑफिसर, पीछे का कमिटी बैठता है। पार्लियामेंट वाले सब बड़बड़ करते हैं। कौन? पार्लियामेंट वाले ऑफिसर्स बनाते हैं। लेजिस्लेटिव वाले मतलब कौन? पार्लियामेंट वाले लोग हैं अपना, जो जिनको इलेक्ट करके देते हैं वो लोग थोड़ी कर रहे हैं काम, तो मतलब बाबू लोग कर रहे हैं, मतलब ऑफिसर्स कर रहे हैं, वो IAS वगैरह। हाँ, कमेटी बनती है उसके लिए। हो गया? यस, अरे हाँ आ गया। ओके, सो हर पूरे लॉ में याद रखना, पूरे लॉ में टिल फाइनल लॉ, somebody's right is somebody's duty. क्लियर टिल यो? अगर तुम बच्चों बाहर जाते हो, यू नीड प्रोटेक्शन और यू हैव प्रोटेक्शन एज सच, ओके, इन सोसाइटी एट लार्ज, करेक्ट? तो किसकी ड्यूटी है? यू हैव द राइट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड एज ए नॉर्मल सोसाइटी, तो किसकी ड्यूटी है बच्चों? प्रोटेक्ट करना, पुलिस की, है कि नहीं? सो योर राइट इज somebody else's ड्यूटी। क्लियर? आगे बढ़ू? यस, चलो, इसका नाम क्या है? हाँ,
अच्छा, उसका नाम, कंसेप्ट का नाम ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, मतलब जस्ट लीगल नॉलेज प्रिंसिपल, ठीक है। अ बॉय इज नॉट अ गर्ल इज नॉट अ बॉय वाली बात होगी वो, ठीक है ना। आगे बढ़े। इट मे बी सेड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज फाउंडेशन सिविलाइज्ड वर्ल्ड, टाइम पास है, ध्यान दो। द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। It came into force on 1st September 1872. पढ़ा रहा, तुम शांत बैठो। It came into force on, गायकवाड़ आ गया, बाजू ना आ गया, वरना डायरेक्ट क्लास के बाहर, जल्दी आ गया। 3 बार से बोला सुबह, समझते नहीं, मैं क्या करूँ इधर को, उधर फर्स्ट बेंच जाओ उधर, अब पूरा बैच उधर बैठेगा तू। आगे। It came into force on 1st September 1872. Came into force का मतलब existence, लागू, लागू किया। Enforce, enforce मतलब बच्चों applicable from that particular date. All right. 5 एक्ट के बच्चों, पांचों के डेट तुमको पता होने चाहिए बाय डिफॉल्ट। दैट इज द बेसिक, द बेसिक क्वेश्चन। अगर तुम्हारा बैड लक खराब है, इसको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, बैड लक खराब है तो विद इफेक्ट फ्रॉम, लिखना तो लिख दो, विद इफेक्ट फ्रॉम। आगे शॉर्टकट यूज करूंगा तो तुमको यूज करना, वहां पे लिख देना विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब कब से इफेक्टिव वो है। ऑलराइट, विद इफेक्ट फ्रॉम। क्या डेट है बच्चों? हाईलाइट करना टेक्स्ट बुक में अलग बात है, जो मैं लिख रहा हूं तुमको लिखना है वो अलग बात है, समझ रहे हो ना। हाईलाइट तो होगा ही होगा, अलग से लिखना हमको अपने नोटबुक में, जहां पे समरी काइंड ऑफ हम लोग बना रहे हैं। अंडरस्टूड? तो 1 सितंबर 1872। सी कंपनी सेट भी तुम्हारा है 2013 यूज कर रहे हैं अपन फिलहाल। 1956 था, 1911 कुछ तो था, उसके पे भी पहले थे 1886 था, 1856 कुछ तो रहेगा, और उसके भी पहले कुछ ना कुछ कंसेप्ट हुआ करते थे। सो इवन इफ वी हैव दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज सच 1872 फॉर्मल, उसके भी पहले कोई ना कोई लॉज थे, बट फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं रहेंगे, या फिर उसको अपन ने इसके बाद एक बार को उसको फाइनलाइज कर लिया है। अब 1.5 साल हो चुके, हमको लगा उसमें कुछ अमेंडमेंट की चेंजेस की जरूरत नहीं है, सो वी हैव केप्ट इट एज इट इज, उसको कंप्लीटली रिप्लेस नहीं किया है ना। कंपनीज एक्ट के बारे में सोचो बच्चों, कंपनीज एक्ट 1956 किधर, 2013 किधर, जमाना बदला कि नहीं बदला? ऑब्वियसली बदला, बट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस बच्चों वैसे ही थे, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। कंपनी ओवरऑल तो बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे। इंटरनेट आ गया उसके बाद तो तुम्हारा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। यस और नो? सो मेनी चेंजेस हैव बीन डन। बोलो, था ना 1956 का? फिर से मतलब क्या? कंपनीज एक्ट 2013, उसके पहले वो इट हैज बीन रिप्लेस्ड, इट रिप्लेस्ड कंपनीज एक्ट 1956। कुछ समझा कि नहीं समझा? ओके, तो कंपनीज का कंसेप्ट बच्चों 200 300 400 सालों से है कंपनीज का कंसेप्ट, पर धीरे 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 लॉ आना चालू हो गया, तो 1956 पुराना हो चुका, 1956 पुराना हो चुका। तो अगर मान लो कोई चीज पुरानी है, एंड टू कीप इट रेलेवेंट इन टूडेज वर्ल्ड, हमको तो एन नंबर के अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, बार बार अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। उससे बेटर क्या था, पूरा का पूरा नया लॉ लाओ ना, दैट वाज मच बेटर कि हम कंप्लीटली नया लॉ लाओ। नहीं, जरूरी नहीं पड़ा उनको, जरूरी नहीं पड़ा, अभी बेसिक्स, दिस इज वेरी बेसिक लॉ, एकदम बेसिक है। कंपनीज की तरह एकदम टेक्निकल एसेस नहीं आता इसमें, शेयर कैपिटल इतना होना चाहिए, वोटिंग रेट इतना होना चाहिए, डिबेंचर्स का ये रेट हो सकता है, ये सब इट इज वेरी बेसिक, वेरी जनरल इन नेचर। तो जनरल चीजें चेंज नहीं हुई है, इसलिए अपन इसको रिप्लेस कंप्लीटली नहीं किया। ऐसा बीच में कभी भी जरूरी पड़ा, अपन इसमें छोटे मोटे चेंजेस किए हैं। ऑलराइट एलियो, हुआ? ऑलराइट, so it is बच्चों effective from 1st September 1872. Now I am showing you on the screen, ध्यान देना, बेयर एक्ट, ध्यान दो। ओके, यस लियो, ये याद है? अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस, चैप्टर याद है ना? चैप्टर, ओके। प्रियम्बल याद है कुछ? प्रियम्बल वाज ब्रीफ समरी और इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट,
Scope, object, purpose of the act. Yes. हाँ ना? Then this is your chapter starting में. What do you mean generally by preliminary? Normal meaning. Preliminary का normal meaning क्या होता है? Index, introduction, no. Short, ऊपर से. Overview, summary. Preliminary, school, primary school होता है वैसा. Preliminary, basic. Preliminary means बच्चों को starting वाला. Okay? और basic. समझ रहे हो all of you? पक्का? तो लॉ के पूरा चालू होने के पहले उन्होंने बोला प्रिलिमिनरी क्या है, स्टार्टिंग का पॉइंट बेसिक्स क्या है. ओके, कुछ याद आ रहा? लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल. जो टेक्निकल नाम है दैट इज लॉन्ग टाइटल. जो यूज तुम शॉर्ट में यूज करते हो दैट इज शॉर्ट टाइटल. एक्सटेंड मतलब बच्चों जुरिस्डिक्शन. कुछ याद है? जुरिस्डिक्शन वी हैव डिस्कस्ड, हाँ या ना? कमेंसमेंट इफेक्टिव फ्रॉम. ओके, इफेक्टिव फ्रॉम. तुमको सेविंग वगैरह की करने की फिलहाल जरूरत नहीं है. मतलब उसके पहले, मतलब क्या, 1872 के पहले अगर कुछ भी लॉ था तो उसमें से क्या क्या चीजें अपन ने बचा ली है या फिर रख लिया है, दैट इज व्हाट कम्स अंडर द सेविंग क्लॉज. तुमको उसमें जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है. ओके एवरीबॉडी, देन चेक व्हाट आई टेल यू. द चैप्टर्स आर, यू कैन से, कनेक्टेड टू सर्टेन सेक्शंस और कंसेप्ट्स. जो भी रिलेटेड कंसेप्ट्स है वो एक चैप्टर में डाल देते हैं लोग. हाँ, अरे हाँ या ना? तो ऐसे अपने को सेक्शन नंबर 3, 4, 5 के आगे जाना है अपने को. यस टिलिया. एंड चेक व्हाट इज सेक्शन नंबर 2. दे आर कॉलिंग इट एज इंटरप्रिटेशन क्लॉज. वो तो है सेक्शन ही है. यस टिलिया, उसके अंदर सब सेक्शन है. चेक, जस्ट गो थ्रू तुमको देखने के लिए. व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, हु आर कंपेयरिंग टू कॉन्ट्रैक्ट. दिख रहा है तुमको 10, 11. यस टिलिया एवरीबॉडी, हाँ या ना? 12. What is a sound mind for the purpose of contracting? Consent, free consent, coercion. दिख रहा है सब कुछ? अंडरस्टैंड दिस बच्चों. पहली बात तो अगर मैं यही लॉ को अगर कंपनीज एक्ट के बैर एक्ट के साथ कंपेयर करूं, ये लैंग्वेज बहुत पुराना है. ऐसा हम लोग अभी फिलहाल में ऐसा हम लोग वर्डिंग नहीं यूज कर सकते, यूज ही नहीं करते हम लोग. वॉट, हु, दिस साउंड्स लाइक अ सेंटेंस. कुछ समझ रहे का तुमको? दिस लुक्स लाइक अ सेंटेंस. पुराने जमाने का एक्ट इसलिए. कंपनीज एक्ट अगर हम लोग देखेंगे, बेयर एक्ट अपन ने देखा था कहीं ना कहीं बीच में, चेक करो, एकदम मस्त है ये. इट डजंट साउंड लाइक अ सेंटेंस एटलीस्ट यहाँ पे, है ना? लिटिल बिट मोर फॉर्मल एंड लीगल लैंग्वेज. तो यहाँ पे हमको फर्क समझना है कि तुम्हारे जो 2 एक्ट आएंगे एलएलपी और कंपनी एक्ट, वो बहुत भारी है, अच्छे है, क्योंकि तुम बाकी के बच्चों बाबा आजम के जमाने के एक्ट्स कर रहे हो, 150 साल पुराने एक्ट्स कर रहे हो तुम लोग, है ना? कौन सा? ये सब कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ऑलराइट, आगे बढ़े. चलो 40, 50 ये सब तुमको सिलेबस में रहने वाला है, बहुत सारे. ओके, यहां तो तुम्हारा सिलेबस में है सब कुछ. दिख रहा है सभी को? कैन यू सी समथिंग? चैप्टर 6 दिख रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसलिए 6 यूनिट्स में है ना तुम्हारा पूरा सिलेबस. तुम अगर मॉड्यूल देखोगे, देखो, जस्ट ट्राई टू सी द साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट 1/3. तो कितने पेजेस का? 113 टोटल, 118 सब मिला के, आउट ऑफ जो कुछ भी तो रहेगा वो काफी सारा. तो साइज देखो, आई एम जस्ट टेकिंग द साइज ऑफ द मटेरियल, स्टडी मटेरियल 1/2 है क्या? ऑलमोस्ट 1/2 के आसपास शायद रहेगा. बड़ा है ना फिर, मतलब दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. सबसे बड़ा एक्ट वही है. नहीं 1/2. आगे के यूनिट्स लिए क्या तूने? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बधीर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आगे, जब तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं देखता. ठीक है, हाँ तुम्हारे ये भी है ना, कॉन्ट्रैक्ट भी है, एलएलपी भी है, कंपनीज एक्ट भी है. ठीक है, यस चलियो. ओके, तुम अगर आगे की यूनिट देखोगे, वन ऑफ द लास्ट यूनिट्स, इट टॉक्स अबाउट दिस ओनली, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस एवरीबॉडी, ध्यान दो. अभी वो 5 एक्ट का ना पर मिला के, है ना? कुछ हाँ हो गया एवरीबॉडी. So we have to reach till section number as such 75. Pay attention now. Everybody pay attention. Chapter number 6 यहाँ पे दिख रहा है. Chapter number 7 can you see over here? What does it talk about? Sale of goods. Bracket में क्या लिखा है? Repeated नहीं है वो.
रिपील्ड, रिपेले, रिपेले नहीं ना, इट इज व्हाट बच्चों, रिपील्ड। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। रिपील्ड बच्चों मतलब रिमूव। ओरिजिनली थे वो, निकाल दिया। ओरिजिनली थे वो स्टार्टिंग में व्हेन द लॉ वाज पास्ड, बाद में निकाल दिया। एग्जैक्टली, बिकॉज बच्चों उसके लिए उन्होंने अलग से नया ही सेक्शन बना के रख दिया। सेक्शन नहीं, सॉरी, एक्ट ही अलग से बनाया, बना के रख दिया। ध्यान दो, दिख रहा है यहाँ पे तुमको? एवरीथिंग डाउन दिस, एवरीथिंग व्हाट एवर यू सी ओवर हियर इज अबाउट सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो उन्होंने किया क्या? कॉन्ट्रैक्ट में से हटा के उसको उसको नया एक्ट बना दिया। उन्होंने सोचा ये डायरेक्टली मेनली कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, इट इज सम अदर कमर्शियल ट्रांजैक्शन, उसको नया एक्ट बना दो। सो इनिशियली इट वाज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नाउ इट इज अ सेपरेट एक्ट। कौन सा वाला? सेल ऑफ गुड्स। तो उन्होंने 20 के सेक्शन उड़ गए, इसलिए क्या हो गया बच्चों, उन्होंने सेक्शन नंबर को चेंज नहीं किया। समझ रहे हो? नाउ व्हाट डू यू सी ओवर हियर देन चैप्टर नंबर 8, section 124. Yes, still here, everybody? This forms part of your intermediate का syllabus. तो बेसिक जो अपने ऊपर स्टार मार्क किया था, मतलब खत्म किया था, यहाँ तो तुमको कहा था कि ये वाला फाउंडेशन तक 20 का आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। समझ रहे हो? इसके आगे का जो बच्चे तुमको इंटरमीडिएट में बाद में आएगा, अगले साल में जाएगा। समझे एवरीबॉडी? अरे हाँ, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, सब आएगा उसमें। ऑलराइट, ये सब तुम्हारे आते हैं आगे इंटरमीडिएट में। ऑलराइट एवरीबॉडी, खत्म। दिस विल बी पार्ट ऑफ योर इंटरमीडिएट। पार्टनरशिप भी है, दो एक्ट जब बनाया उन्होंने पूरा पूरा स्टोरी बना लिया। कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया, सेल ऑफ गुड्स भी बनाया, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, पार्टनरशिप भी है। पर बच्चों फिर से क्या हो गया, पार्टनरशिप यहां से निकाल दिया। So even partnership act whichever we are going to use as of today, even it was originally part of contract act. कुछ झेपा गया? Yes? Okay. ये याद है बच्चों कुछ? लॉन्ग टाइटल, हाँ या ना? अब ध्यान देना, 25 अप्रैल लिखा है पर यहाँ पे इफेक्टिव डेट 25 अप्रैल है पर नहीं, वो इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम सितंबर। हाँ या ना? लिखा यहाँ पे, चेक करो। दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बराबर है। देन उसमें एक्सटेंड और कमेंसमेंट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अब बच्चों ये पार्ट हट चुका है अभी, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ JNK। स्टार्टिंग में नहीं था, अभी ऑब्वियसली एवरीवेयर इट इज नाउ एप्लीकेबल। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स, मतलब इफेक्टिव कब से? 1st day of September 1872। यस क्लियर? मेरा पूरा स्टोरी नहीं पता क्या तेरे को JNK का? क्या बोर मार रही है? कौन सी दुनिया से आया है? तू जानबूझ के कर रहा है क्या? क्या हुआ JNK के साथ? आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया। उसके व्हाट वाज द पावर अंडर आर्टिकल 370? JNK state had, it is part of India, it is part of India. Article 1 of the Constitution clearly says JNK is integral part of India. वो बात नहीं है। But JNK had some special powers. Even बच्चों आर्टिकल 370 के आगे पीछे भी आर्टिकल्स है which gives some special status to north eastern states also. आसाम को भी है, ओके, उनको भी कुछ ना कुछ स्पेशल स्टेटस है। आई एम नॉट गॉट इनटू दैट, बट 370 को JNK को पावर मिलता था कि सेंटर यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट इंप्लीमेंट एनी लॉज इन JNK डायरेक्टली। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन के पास बच्चों बस 3 ही पावर थे, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और आई थिंक था इमरजेंसी वाला कुछ तो लॉ था। देयर वर जस्ट 2 or 3 सेक्टर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, बाकी का पूरा बच्चों पावर वाज विद स्टेट ऑफ JNK ओनली। दैट्स व्हाई आपने को पता रहेगा शायद, मे बी यू कैन नॉट बाय लैंड इन JNK,
यू कैन नॉट बाय प्रॉपर्टी इन JNK, तो उससे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे, तो उसको और उनको स्पेशल स्टेटस था ना इन दैट केस. नाउ दैट हैज बीन रिमूव्ड, दैट हैज बीन अबॉलिश्ड. तो इसलिए अब देखो ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ये भी वहां पे एप्लीकेबल नहीं था अर्लियर, क्योंकि स्टेट ऑफ JNK ने अप्रूव नहीं किया था, इसको अलाउ नहीं किया था, इसलिए. सो नाउ ऑल द लॉज आर एप्लीकेबल ऑन JNK ऑल्सो. समझा? यस लियो. आगे बढ़े. ऑलराइट. ध्यान देना. Definitions, okay? Pay attention everybody now. Definitions. हम at कोई ना कोई पढ़ रहे हैं, है ना? Everybody. तो at के लिए, at पूरा at पढ़ने के लिए उसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर वर्ड्स आ रहे हैं अलग अलग, कोई ना कोई वर्ड्स आ रहे हैं अलग अलग, उसको समझने के लिए at बच्चों खुद हेल्प करता है. at के अंदर कुछ कुछ वर्ड्स है जिसका मीनिंग क्या देना है, मीनिंग क्या होना चाहिए, वो कौन खुद दे रहा है बच्चों? एट खुद दे रहा है. समझा सभी को? एंड जनरली क्या होता है, मान लो तुम कोई चीज या फिर नॉवल या फिर कुछ बुक पढ़ रहे हो, इन अ वे दिस इज आल्सो बुक ओनली बट अ टेक्निकल बुक. तो बुक पढ़ना है, अपने को शुरू करना है कि नहीं? तो उसके अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड्स, उसका मीनिंग जो उन्होंने स्टार्टिंग में ही देके रखा है कि भाई अगर तुमको आगे जाके वर्ड आएगा उसका मीनिंग कहां से लेने का है, स्टार्टिंग से ही लेने का है. स्टार्टिंग में देखे रखा है, अंदर स्टार्टिंग में बच्चों कहां पे देखे रखा है? अंडर, यूजुअली अंडर सेक्शन नंबर 2, जनरली अंडर सेक्शन नंबर 2. अगेन डिपेंड्स फ्रॉम एक्ट टू एक्ट, किसी ने 2 में दिया है, किसी ने 2A में दिया, किसी ने 3 में दिया, बट जनरली एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्ट. कुछ छेपा कि नहीं छेपा? आई ऑल अंडरस्टैंड लियो एवरीबॉडी? सो अगर हम लोग अभी के रीसेंट के कोई भी एक्ट की बात करें, जनरली मोस्ट ऑफ देम आर गिविंग डेफिनेशन इन सेक्शन नंबर 2. यस, बट दैट इज नॉट अ लॉ कि सेक्शन 2 में ही डेफिनेशन होना चाहिए. जनरली डेफिनेशन हैज टू बी एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्ट. पर्पस क्या बच्चों उसका? इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वर्ड गिवन इन द एक्ट. मतलब तुमको बच्चों डिक्शनरी यूज करने की जरूरत नहीं. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? अब कंपनी, ये जो वर्ड है कंपनी, इट विल बी ऑब्वियसली डिफाइंड इन अ डिक्शनरी, बट हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे क्या कंपनीज एक्ट के हिसाब से? नहीं. वी विल गिव इंपॉर्टेंस टू दैट डेफिनेशन व्हिच इज गिवन इन कंपनीज एक्ट. कुछ समझ रहा है कि नहीं? अगर मैं प्राइवेट कंपनी गूगल करूं नॉर्मली या फिर डिक्शनरी में, इट मे हैव सम डिफरेंट मीनिंग, बट व्हिच मीनिंग आई प्रेफर? व्हिच इज गिवन इन द एक्ट itself. Clear till here? So we'll prefer that meaning which is given in the act itself, which is generally given in section number 2. आगे बढ़ूं मैं? All right. ध्यान देना, okay? I'm just going through section number 2 for your reference. Okay? मैं अभी फिर से कंपनीज एक्ट में आ रहा हूं बिकॉज स्टिल आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो ध्यान देना, कंपनीज एक्ट वही चीज रिपीट हो रहा है कि चेक करो. कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी, कब से इनफोर्स वगैरह वगैरह सब चीजें हैं. हाँ, यस लियो, एंड चेक करो आगे. Oops. Something like this. Can you see that? अब ध्यान देना, something important is coming up. ध्यान दो. If you will go through some definition, generally speaking, normally speaking, ध्यान देना. Okay? Definition के जो जनरली उसके अंदर के जो सबसेक्शन होते हैं, they go in a alphabetical order और डिक्शनरी वाले ऑर्डर में. समझते? डिक्शनरी A, फिर ABC, फिर B आएगा, फिर C. यूज किया कभी डिक्शनरी? यस चलिए. तो इसलिए हमको भी जो दिखेंगे ना अंदर के सेक्शंस, सॉरी सब सेक्शंस, दे आर व्हाट ऑब्वियसली गोइंग बच्चों इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. समझ रहे हो ना? ओके, वेरी गुड. नाउ ध्यान देना, अब हमको ये सब पढ़ना वढ़ना नहीं है, आई एम जस्ट शोइंग यू समथिंग आउट ऑफ इट. अब ध्यान देना, डेफिनेशंस जो है, यू विल जनरली सी दिस वर्ड्स ऑलवेज. दिख रहा है? इंक्लूड्स, इंक्लूड दिख रहा है क्या? तो 4 बार मीन्स हो गया तो 5 बार इंक्लूड्स. ऐसा लॉजिक है क्या पर वो? नहीं. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड. और किधर है इंक्लूड्स? दोनों भी आएगा इंक्लूड. यस चलिए, ठीक है. तो डेफिनेशन में बच्चों कोई कोई चीज को लोग डिफाइन कर रहे, बता रहे हैं,
and then they are using the word means, or maybe they're using the word includes. Hi Anna, what will be the difference between means and includes? Of the topic. Okay, good, good. What else? हाँ तू बोल रहा था, बता बता. वही और कुछ? मीन्स. वेरी गुड. इंक्लूसिव मतलब वाइडर, उसके अलावा भी. ओके, ध्यान देना, पे अटेंशन नाउ. सो डेफिनेशन बच्चों विल बी ऑफ टू टाइप्स. डेफिनेशन विल बी ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स. ओके, एक जहां पे बच्चों वर्ड यूज होगा मीन्स, वेरी गुड, और एक होगा तुम्हारा इंक्लूड्स, वेरी गुड. कौन सा बच्चों? मीनिंग विल बी वेरी नैरो. नैरो मीन्स, वेरी गुड, नैरो. और आई एम गोइंग टू यूज बच्चों द वर्ड स्पेसिफिक, प्रिसाइज, वेरी गुड, स्पेसिफिक और प्रिसाइज. और ये यस चल लिया. एंड विच विल बी वाइडर इन नेचर, वाइडर, वाइडर. समझ रहे हो एवरीबॉडी? इसको हम लोग कहते हैं बच्चों इंक्लूसिव इन नेचर, और उसको कहते हैं एग्जॉस्टिव इन नेचर. ओके, लिख लो इतना बस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एक घंटे का लेक्चर है, अभी अभी शुरू हुआ था. आज फिर से तुम्हारा कुछ एग्जाम को अटेंडेंस का रिजल्ट क्या है ना, वो लिखा गया यहाँ तक? हाँ, ओके. ये तुमको फाइनल तक काम में आने वाला, इसलिए दे रहा हूं मैं तुमको. दोनों का मीनिंग तो समझ गया, बट कौन सा कब यूज करना कैसे समझेगा, या फिर व्हाई दे आर यूजिंग मीन्स एंड व्हाई दे आर यूजिंग इंक्लूड्स एट डिफरेंट प्लेसेस. तो रीजन क्या रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? अगर मतलब व्हेन विल दे प्रेफर यूजिंग मीन्स एंड व्हेन विल दे प्रेफर यूजिंग इंक्लूड्स? व्हेन यू हैव टू गिव इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है तो इंक्लूड, और इन्फॉर्मेशन नहीं देना तो, कम इन्फॉर्मेशन देना है तो मीन्स. करेक्ट. ओके, अच्छा, करेक्ट. तो तुमको आता है पहले, मतलब तुमको पता है मतलब ये सब चीजें? आज बहुत पढ़ाई कर दिया सर. ऑलराइट, ध्यान देना, पे अटेंशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, आई विल रिपीट दिस मेनी टाइम्स. लॉ इज नॉट साइंस. लॉ इज नॉट साइंस. हैव यू हर्ड ऑफ चाइनीज विस्पर? ए ने बी को बोला, बी ने सी को बोला, सी ने डी को बोला, और ई तो कुछ और ही भलता बोल रहा है कि नहीं? तो दिस इज बिकॉज ऑफ लैंग्वेज. तो लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन बच्चों डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना? पर लॉ किसने बनाया? लॉ मेकर्स, लेजिस्लेचर ने. तो अब ध्यान देना, उनका इंटेंशन क्या है लॉ मेकर का, कि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम इन द लॉ डिस्प्यूट्स नहीं होना चाहिए. तो जो चीज में वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या, कि बिल्कुल भी उसमें सेकंड ओपिनियन, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं चाहिए. दे वांट टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, दे विल यूज द वर्ड मीन्स. ये मतलब इतना उसके आजू बाजू एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं. हाउएवर ऑन द अदर हैंड, अगर लॉ में उसको नहीं पता किसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, दे वांट टू कीप इट वेरी मच वाइड एंड ओपन. इसमें ये भी आएगा, वो भी आएगा, तीसरा भी आएगा. हम सब कुछ डिफाइन नहीं कर सकते. हम मतलब कौन? लॉ मेकर. दे आर अनेबल टू इमेजिन कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, बट ये सब चलेगा. Yes, in that case they will use the word includes. Yes, चलिए everybody. बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास करने के लिए, तो चेक करो. 11 नंबर का देखो, बॉडी कॉर्पोरेट includes. It is a narrow definition or wide definition. Wider includes ना, wider definition है. इसके दो तीन प्रॉपर्टीज, कुछ भी रहेगा, किसी ने सेटिस्फाई कर लिया, we will call it as a body corporate. हाँ या ना?
कंपनी का देखो ना, सी देखते ना अपन, सी एकदम टाइम पास डेफिनेशन है, एकदम मस्त टाइम पास डेफिनेशन बच्चों देखो। कंपनी मीन्स कंपनी, बस बात खत्म। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इंक्लूड्स बोला है कि यहाँ पे दे वांट टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। समझे बच्चों? यस। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट इज द टाइम दे आर यूजिंग द वर्ड मीन्स एंड दे वांट टू कीप इट ओपन कि बहुत कुछ चीजें उसमें आ सकती है। दैट टाइम दे यूज द वर्ड इंक्लूड्स। समझा यहां तक कुछ? आज के लिए इतना ही है क्या? सी यू लेटर्स एलिगेटर्स। कब कल लेक्चर अपना है ना? सैटरडे है ना कल तो? हाँ तो रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा? सी यू टुमारो। ऑलराइट, बाय बाय। यस, बाय बाय।